हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रभजीत ऐप। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार, क्योंकि बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, और कुछ बच्चे ऐड भी नहीं हो पाए, लेकिन जो भी बच्चे हैं, क्या मैं मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? और यहाँ पे बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम का यहाँ पर डिले कम होगा, है ना? सो इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी देन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अपूर्व, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कौन कौन है, जल्दी से आ जाओ भाई यार। स्टार्टेड। अच्छा, अमय, ओके। ज्वाइन करने दो सबको। बीच में गैप आ गया था बच्चों, ये जो माइग्रेशन चल रहा था ना ऐप का, इसके चक्कर में। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे आप ऑन दी स्पॉट मेरे साथ चैट कर पाओगे, मतलब यहाँ पे वो डिले वगैरह नहीं होगा चैट में ना। मेरा गला बैठा हुआ है आज। रिफ्रेश करो। ऑलरेडी लाइव। एक मिनट ना, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, परेशान हो रहे हैं। आने दो सबको, आने दो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का बच्चों टॉपिक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 6 है ना? 5 हो चुके हैं। प्लान पहले था बच्चों कि रेक्टिलिनियर मोशन को ओनली 5 लेक्चर में निपटाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो लेक्चर ज्यादा मैं लगा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग है, आप लोगों का भी मोमेंटम बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आने लगे लोग ना। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी से एक बार अपनी हाजिरी लगा दो। कौन कौन प्रेजेंट है भाई क्लास में, जल्दी से मुझे एक बार आइडिया लगने दो। हेलो राइडर बॉय, भाई अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना जल्दी से ना। मेहुल, गुड इवनिंग। अभी सारे बच्चे आए नहीं है अपने, देख पा रहा हूँ सारे के सारे प्रेजेंट नहीं है क्लास में ना। दिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सुरभि, गुड इवनिंग। अच्छा, जैसे तुम कमेंट कर रहे हो मैं तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ, तो ज्यादा डिले नहीं है ना? गुड इवनिंग पुष्पराज। यस, गुड इवनिंग सूरज। आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
आ जाओ भाई जल्दी से। कहते ना कि मेरे को लास्ट टाइम याद है कि जब मैंने पहली क्लास स्टार्ट की थी ना प्रेपजीत, जो मेरी पुरानी वाली ऐप थी उस पर, तो डे 1 मेरा यहाँ पे पावर कट हुआ था। ठीक है, उस दिन पावर कट हुआ था और मेरी पहली क्लास खराब हुई थी। अभी मैंने बच्चों नई ऐप जब लॉन्च की है, इस पर भी पहली क्लास में ही पावर कट हुआ है। और पिछले 2 महीने में कभी पावर कट नहीं हुआ मेरी क्लास में। मैं पिछली बार ही तारीफ कर रहा था कि पावर कट यहाँ पे होते ही नहीं है, लेकिन ये है ना कि पहली क्लास का माहौल बिगाड़ना होता है पावर कट को भी ना, तो होना था भाई इसको। चलो, एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई, सारे बच्चे मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं? आगे भाई, ठीक है, करें फिर स्टार्ट करें। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि सब सही है। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है भाई सबको? प्रॉपर प्रॉपर है, ठीक है। चलो, सो आज का हमारा टॉपिक बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन का लास्ट पोर्शन है, और ये है बच्चों ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो रेक्टिलिनियर मोशन में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बहुत सारे बच्चे इसमें इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम बहुत डिटेल में करेंगे, और मैं काफी सारे इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा आप लोगों को ना। पिछली क्लास में बच्चों मैंने डिस्कशन कराया था, और उस डिस्कशन में करीब 35 या मतलब एक सेक्शन रह गया जो हमारा डिस्कस नहीं हुआ है, बाद बाकी सारा के सारा मैं डिस्कस ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो जो जो बच्चों शीट है उसका ये लास्ट वाला सेक्शन आज आपका होमवर्क रहेगा, और एक्सरसाइज 2 में बच्चों जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका जेई मेन और जेई एडवांस है सारा होमवर्क रहेगा। लेकिन आप कहोगे कि सर इतना सारा होमवर्क मैं कैसे करूंगा? इसीलिए बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने कल का दिन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने के लिए रख लिया, और परसों बच्चों इस होमवर्क का डिस्कशन रखा है। तो बीच में क्या होगा बच्चों, आपको ये गैप मिल जाएगा एक दिन का, जिसमें आप अपना होमवर्क जो है निपटा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपन जो है हाँ कंटिन्यू करेंगे। सर मैं पहले रिकॉर्डिंग पीछे से लेक्चर कर लूं या लाइव चालू कर दूं? देखिए, अगर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ड्रॉपर हो, अगर आपको लगे कि सब समझ में आ रहा है, तो आप आज की लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जनरली बच्चों का अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभी आप जाके एकदम पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके आओ फिर यहाँ से कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। वो सब उसकी टेंशन इतनी लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स का लेक्चर 6, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहले बच्चों कुछ थ्योरी है जिसको अपन कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ केसेस हैं ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ना। सबसे पहले उन केसेस को बच्चों 1 बाय 1 अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सारे के सारे बच्चों नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। प्रॉब्लम्स, केसेस, ठीक है। पहले कुछ केसेस है बच्चों, स्पेशल केसेस, उनको 1 बाय 1 अपन जो पढ़ लेते हैं। तो पहला केस बच्चों केस 1, मतलब कुछ स्पेशल जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केस 1, केस 1 है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपको ग्राफ दे रखा होता है किसका, एक्स वर्सेस टी का। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, अगर ये आपको बच्चों गिवन है और सामने वाला आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, जब भी ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी गिवन होता है ना, क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे अपन एक ही जगह पर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब होता है बच्चों पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। जनरली पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको एक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे एस, एस वर्सेस टी और एक्स वर्सेस टी अगर ग्राफ आपको दे रखा है, तो इस पर बच्चों किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर एक डाउट है, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? देखिए, इस चीज को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल साइड करना पड़ेगा, तभी जाके होंगे। अगर आप अंदर से रखोगे कि नहीं यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मतलब इतना जितना जल्दी गिव अप कर दोगे ना, फिर नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पहले तो अपने मन में ये पहले सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं भी कैपेबल हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में से जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको जब तक तुम एक्सट्रैक्ट अच्छे से नहीं करोगे ना, तुमसे नहीं होगा। मेरे से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे को रटे हुए हैं क्वेश्चन देखते मेरे को आंसर याद है, नहीं।
मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को बहुत इज्जत देता हूँ, उसकी लैंग्वेज को इज्जत देता हूँ, तब जाके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होता है। मैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मेरे को आते होते हैं, तब जाके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ। तो ये करना आपको पड़ेगा और यही प्रैक्टिस बच्चों आपको करनी है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। चलिए भाई, तो जब भी एक्स और टी का ग्राफ दे रखा होता है ना बच्चों, तो मान लीजिए एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का गिवन है आपको, ठीक है। इस तरीके का बच्चों ग्राफ आपको गिवन है, एक्स वर्सेस टी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन्होंने ग्राफ दे रखा है। अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों ना, तो मान लीजिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज द एक्स नॉड इनिशियल पोजीशन, और ये ग्राफ बच्चों इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन दे रखी है। इस ग्राफ से बच्चों पता है क्या क्या पता लगता है। नंबर वन, अरे कौन है भाई हैंड रेस जो कर रहे हैं, किसी ने हैंड रेस किया है क्या? अभी रुक जाओ भाई ना, बातें करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ाई कर लें थोड़ी सी। चलो, ये ग्राफ बच्चों आपको क्या क्या देता है, इसका अगर आपने कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया इस वाले ग्राफ पे ना, ठीक है, टेंजेंट ऑन एक्स वर्सेस टी गिव्स अस, या ऐसे बोलो इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स वर्सेस टी गिव्स अस, हाँ जी, क्या मिलता है बच्चों में, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स वर्सेस टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो एक्स वर्सेस टी जो है बच्चों, उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो टेंजेंट ऑन एक्स वर्सेस टी गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है। और तो अगर जैसे मान लो तुमने यहां पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ की, जैसे इस जगह पे टेंजेंट, इस जगह पे टेंजेंट कैसी होगी, ऐसे, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, 0। तो इस जगह पे वेलोसिटी ना, इस जगह की वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर, ठीक है। अगर तुम यहां पे देखोगे ना, यहां पे स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, इस जगह पे नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इस जगह पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चों, इसका स्लोप कैसा आएगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब इस जगह पे वेलोसिटी कैसी है बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आता है। तो बच्चों जब भी एक्स वर्सेस टी ग्राफ दे रखा हो, तो आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके क्या पता कर सकते हो, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगी ना, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल जो है ना, टेंजेंट का जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, तो बच्चों वेलोसिटी पता है किसके बराबर आ जाएगी, v इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होगी। बहुत इजी चीज है बच्चों, कोई परेशानी यहां तक, हाँ जी, कोई परेशानी यहां तक नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी अगर कोई पूछता है आपसे, मुझे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या इस ग्राफ से आपको एवरेज वेलोसिटी का आइडिया लग सकता है कि नहीं भी, दो पॉइंट के बीच में। एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, मतलब फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो मान लीजिए कि आप जो है t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। तो t इक्वल टू 0 कहां है बच्चों, यहां पे, दिस इज t इक्वल टू 0। और मान लीजिए आप यहां तक पता करना चाहते हैं, इस जगह तक, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, t। सो एक पॉइंट है बच्चों, ये फाइनल पोजीशन ये है, सपोज करो कहीं भी ले सकता था मैं, और भी कहीं ले सकता था, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा ना बच्चों, ये एक्स एफ हो गया ना, एक्स एफ। और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स इनिशियल, ठीक है बच्चों। एक्स इनिशियल ये हो गया, एक्स एफ वो हो गया। आप क्या करना चाहते हो कि आप जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी पता करना चाहते हो, तो एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। देखो बच्चों यहां पे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये समझना, क्या ये जो हाइट है ये वाली, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, क्या ये जो लाइन है बच्चों, ये टी के बराबर होगी या नहीं होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये जो पूरी हाइट है बच्चों रेड वाली, क्या ये एक्स एफ माइनस का एक्स इनिशियल के बराबर होगी या नहीं होगी, एक्स एफ माइनस का एक्स इनिशियल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा।
अरे एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, मान लो ये नीचे चला गया इसलिए माइनस का ये ऐड हो जाएगा। तो अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए बच्चों यहां से लेके यहां के लिए, ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाए, और उस लाइन का जो एंगल होगा ये थीटा, अगर मैं इसको थीटा नॉट बोल दूं, तो क्या ये एक्स एफ माइनस का एक्स इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है ये हमारा टेन थीटा के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी बच्चों, क्या वो टेन थीटा नॉट के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाया होगा। इस ग्राफ में भी बच्चों इतना सब कुछ हो सकता है, ये आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा पहले, ठीक है ना? तो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तुम्हें क्या क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, क्या क्या आप पता कर सकते हो जब भी एक्स वर्सेस टी ग्राफ दे रखा होगा। आप दो चीजें पता कर सकते हो। पहली चीज क्या है, आप उससे वेलोसिटी पता कर सकते हो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट का अगर स्लोप पता है आपको, आप वेलोसिटी पता कर लोगे। आप एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हो। आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, सपोज करो t इक्वल टू 0 से t तक, तो आप क्या करोगे कि इस पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। उस लाइन का जो एंगल होगा ना बच्चों इस वाली एक्सिस के साथ, वो आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर सपोज करो मेरे को एक्स वर्सेस टी ग्राफ ही दे रखा है, लेकिन मेरे को t इक्वल टू 0 से नहीं t1 से लेके t2 तक पूछा है एवरेज वेलोसिटी किसी ने। सुनना ध्यान से, ठीक है ना? मैं इसी ग्राफ में कचरा करने वाला हूं इसका तो अब सुनना इस चीज को ना, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो सपोज करो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है? मान लो आपने कहा कि नहीं सर मेरे को ना यहां से यहां तक नहीं पता करना, मेरे को तो इस वाले टाइम से t1 से लेके t2 टाइम तक मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे जाऊंगा ग्राफ पे, इस जगह पे जाऊंगा यहाँ पे ग्राफ पे, अब इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये वाली लाइन जो, ये जो ट्रायंगल टाइप का बनेगा ना बच्चों, ये वाली लाइन जो बनेगी, इसका ये जो एंगल होगा ना थीटा डैश, ये बच्चों टेन थीटा डैश इज द वी एवरेज फॉर t1 टू t2। आप बोलोगे सर कैसे पता लगा आपको कि ये होगा? देखिए भाई, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो बेसिकली x एट t2 माइनस का x एट t1 के बराबर होगा, जो कि ये वाली हाइट है। और यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल होगा ये t2 माइनस का t1 के बराबर होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, मतलब this side divided with this side which is the tan of this angle. You will always get the average velocity. So with the help of this formula, which formula, x and which graph, x versus t graph, you can find two things, average velocity and instantaneous velocity. Instantaneous के लिए क्या करोगे, इस ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप देखोगे। एवरेज के लिए क्या करोगे, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक बात करनी है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे और उस लाइन का स्लोप जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों पता किए जा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों विच इज गिवन इन दी रोडो, ठीक है, कुछ सिमिलर टाइप का बच्चों, किस तरीके के क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बच्चों चल रहे हैं इसके ना। तो यहाँ पे बच्चों उन्होंने क्या है क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से किसी ने ट्राई भी कर रखा हो शायद ना उस क्वेश्चन को। कुछ सिमिलर टाइप का बच्चों उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उन्होंने कहा कि देखिए जी ये जो है ना, एक मिनट, उन्होंने क्वेश्चन पता कैसे दिया, उन्होंने कहा कि एक ग्राफ है विच इज लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ दिया। किसका? उन्होंने शायद y वर्सेस x दिया है, मैं तो इसे ऐसे ही बना दे रहा हूं, x वर्सेस t ग्राफ दे दिया। सपोज करो आपको x और t का ग्राफ बच्चों इस तरीके से इन्होंने दे दिया। ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको एक रफली आइडिया बताना है मेरे को कि वेयर instantaneous velocity and average velocity are same. So point on the graph, on the x versus t graph for which average velocity and instantaneous velocity both are same. बताओ बच्चों जल्दी से एक आइडिया दो मेरे को,
एक ऐसा पॉइंट जहां पे एवरेज वेलोसिटी और वहां तक इंस्टेंट, जहां तक एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमेशा एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होती है, ठीक है। जिस जगह तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट आर सेम, इंस्टेंटेनियस तो किसी पॉइंट में डिफाइन होती है और एवरेज होती है बच्चों एक इंटरवल के लिए। तो 0 से t टाइम, वो टाइम जहां तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगे बच्चों, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। ऐसे रफली आइडिया दो कि सर कहां पे होगा वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट कहां पे होगा। एनीवन? सो कुछ पॉइंट्स बच्चों मैं मार्क कर दे रहा हूं यहां पे ना, जैसे ये पॉइंट मैंने बोला ए, यहां पे एक पॉइंट बोला बच्चों मैंने बी, करीब करीब यहां पे एक पॉइंट बोला बच्चों सी, यहां पे एक पॉइंट दिया मैंने डी, ठीक है। आपको इनमें से चार में से एक ऑप्शन बताना है कि सर इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी काफी हद तक, मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट जहां पे मतलब ये दोनों बराबर होंगे। कैन यू टेल मी which option might be the correct one? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे बराबर हो सकते हैं? नहीं, फॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट टी सेकेंड, एवरेज फॉर टी इक्वल टू 0 टू टी, 0 से स्टार्ट करनी है, इनिशियल पोजीशन 0 है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों ना इस क्वेश्चन को, सुनो ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बच्चों? ये होती है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई टाइम, डेल्टा टी। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 से तो मैं t इक्वल टू टी तक बात करनी है, ठीक है। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया, तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों 0 है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे बात करनी है मुझे, तो क्या तुम समझ रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो x डिवाइड बाई टी के बराबर होगी या नहीं होगी? क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, जिस भी पॉइंट पे बात कर रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई दिस। अब जैसे मान लो a वाले पॉइंट तक हम बात करें, a वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? ये, अरे a वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो इधर ही होगा ना। और a वाले पॉइंट तक टाइम कितना लगा है बच्चों? a वाले पॉइंट तक का टाइम ये, तो x डिवाइड बाई टाइम, मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं बच्चों, तो इस लाइन का जो ये एंगल होगा θ1, अगर मैं कहूं कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू TA, मुझे एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, तो क्या बच्चों वो x से डिवाइड बाई TA के बराबर आएगी, विच इज इक्वल टू tan θ1, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई? मतलब इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा, कहां से कहां तक? 0 से यहां तक, ठीक है, 0 से a तक। क्या ए वाले पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इस लाइन का स्लोप होगी या नहीं होगी? टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी, दिस इज थीटा ए। वेलोसिटी एट ए जो होगी बच्चों वो tan थीटा ए के बराबर होगी या नहीं होगी? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? वेलोसिटी एट ए tan थीटा ए के बराबर होगी या नहीं होगी? यस। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? थीटा ए और θ1 दोनों बराबर होंगे क्या? नहीं। सो जब भी एवरेज पता करनी है बच्चों, जहां से जहां तक पता करनी है, वहां से वहां तक के पॉइंट को ज्वाइन करोगे, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी देगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस लाइन का स्लोप जो होगा वो तुम्हें इंस्टेंटेनियस देगा। अब आ जाओ बच्चों, जैसे बी वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। बी वाले पॉइंट के लिए बच्चों, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी होगी इस वाली लाइन का स्लोप, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, वो होगी इस लाइन का स्लोप। क्या इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर है क्या? हाँ भाई, बी वाले पॉइंट पे इसको लिख रहा हूं मैं θ2, और टेंजेंट के लिए लिख रहा हूं बच्चों मैं θb। तो θ2 और θb बराबर है क्या? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे tan θb इक्वल टू tan θ2 होगा? नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर नहीं होंगे। सी वाले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों,
सी वाले पॉइंट के लिए कलर चेंज कर देते हैं। तो सी वाले पॉइंट के लिए बच्चों ये व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सी वाले पॉइंट को अगर तुम यहां से ज्वाइन करोगे ना बच्चों, मतलब सी को थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे, ठीक है। सी वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं मैं। तो सी वाले पॉइंट के लिए बच्चों अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो सी वाले पॉइंट की जो लाइन आएगी ना बच्चों, इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। सी वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जिस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, टेंजेंट भी यही बन जाएगी और यही लाइन इस जगह की क्या होगी बच्चों, इससे ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इस वाले पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इतना। टाइम कितना हो गया, इतना। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इस वाले एंगल के बराबर, θ3 के बराबर। और यहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका एंगल भी कितना आएगा बच्चों, θ3 के बराबर। तो वेलोसिटी एट सी क्या है बच्चों, tan θ3 के बराबर, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों, ओ से लेके सी तक, वो भी बच्चों tan θ3 के बराबर है। तो ये वो पॉइंट है बच्चों जिस पे एवरेज वेलोसिटी, जहां तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो जब भी बच्चों एक्स वर्सेस टी ग्राफ दे रखा हो तो दो चीजें पता कर सकते हो, उसका स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक एवरेज पता करना है, अगर आपने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। तो मुझे इस जगह से सी वाले पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी पता करनी थी, तो इस पॉइंट से मैंने सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। उस लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा। और अगर वही लाइन सी वाले पॉइंट पे टेंजेंट का काम अगर कर रही है तो सी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो सी वाला पॉइंट बच्चों एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएंगी बच्चों, बराबर हो जाएंगी। ये होता है बच्चों थोड़ा सा ये एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ग्राफ में। क्योंकि ग्राफ में बच्चों देखो अच्छे कॉन्सेप्ट करोगे तो तुम्हें ग्राफ की अप्रोच मतलब अच्छी लगेगी, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, पॉइंट ऑन दी एक्स वर्सेस टी ग्राफ फॉर विच, ठीक है, फॉर विच एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर दी सेम। क्या ये बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना समझ लेना है तुम्हें कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, और इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पहला ग्राफ हमारा ना। ऐसे ही बच्चों अब दूसरा ग्राफ आते हैं, एक सेकंड ग्राफ जो इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बात की जाती है, केस 2। कुछ डिफरेंट लग रहा है भाई सर, ये क्या है, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं ये सब चीजें। दूसरा ग्राफ होता है बच्चों, कई बार आपको वाई और एक्स का ग्राफ दे रखा होता है, ठीक है। आप लोगों ने सबने कभी ना कभी वाई और एक्स के ग्राफ तो देखे ही होंगे, ठीक है। वाई और एक्स का ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, ये एक्स वर्सेस वाई है बच्चों ना। सो ये नहीं, वाई वर्सेस एक्स, सो वाई वर्सेस एक्स गिवन, ग्राफ इज गिवन। वाई वर्सेस एक्स ग्राफ इज गिवन, ठीक है। वाई और एक्स का ग्राफ अगर बच्चों दे रखा हो तो क्या होता है बच्चों, इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, ये जो y वर्सेस x ग्राफ होता है ना बच्चों, ये पाथ होता है पार्टिकल का। क्या होता है बच्चों, ये दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये इट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। क्या देता है बच्चों, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल। सो y वर्सेस x ग्राफ होगा ना बच्चों, उस पर एरो बना होगा। मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अभी तुम्हें इनकी इन डेप्थ चीजें समझ में आएंगी कि सर कितनी डेप्थ में बातें कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये होता है बच्चों, ये ग्राफ जब भी देखे ना आपको y और x, कंफ्यूज मत होना, टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करने मत लग जाना इस पे। ये होता है पाथ ऑफ द पार्टिकल, y x होगा, पाथ होगा। x वर्सेस t क्या होता है, x वर्सेस t होता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। x वर्सेस t का मतलब ये नहीं होता, अगर x वर्सेस t जैसे मैंने पिछले वाले में बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे चल के जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल ऐसे चल के जा रहा है, नहीं, ये पाथ नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, इस वाले ग्राफ का मतलब बताऊं तुम्हें मैं, इसका मतलब क्या है, एक पार्टिकल था जो कि t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे था। एक पार्टिकल था जो कि t इक्वल टू 0 पे कहां था बच्चों, x इक्वल टू 0 पे।
फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने लगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट धीमे धीमे बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ने लगा उसकी वेलोसिटी। पहले पहले वेलोसिटी क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट पहले जीरो थी, धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ने लगी, इसका टेंजेंट का स्लोप बढ़ने लगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बच्चों बहुत ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद देखो वेलोसिटी इसकी घटने लगी है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, फाइनली जीरो हो गई, कहीं जाके रुक जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है, समझ रहे हो इस ग्राफ का मतलब, समझ रहे हो इस ग्राफ का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे चल के जा रहा है, एक्स वर्सेस टी का मतलब ये नहीं होता, एक्स वर्सेस टी का मतलब पार्टिकल चल तो एक्स एक्सिस का लग रहा है। आई बात समझ में यार, ये चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं आती बच्चों को, इनमें कंफ्यूजन होते हैं। तो भाई समझ में आया कि इस ग्राफ का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस ग्राफ का मतलब पार्टिकल जाते इधर रहा है, लेकिन पहले उसकी डिस्टेंस बहुत धीमे धीमे चेंज हो रही है, बढ़ रही है, फिर देखो बहुत तेजी से बढ़ने लगी, कम टाइम में ज्यादा राइज आ रहा है, तो इधर तेज हो गया होगा पार्टिकल ना, पार्टिकल जा तो एक्स एक्सिस का लग रहा है, लेकिन पहले स्लो स्लो चलना स्टार्ट किया, फिर तेज हुआ, तेज होने के बाद बच्चों फिर वो स्लो हो गया, जाए ऐसे रहे। लेकिन इस वाले ग्राफ का क्या मतलब है, पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, लाइक दिस, particle is moving like this is not rectilinear motion, this is not rectilinear, got the point? ठीक है, तो इस पे जब भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, जैसे तुमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की इस जगह पे, तो ये देता है बच्चों तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है बच्चों ये। इससे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा इसकी टेंजेंट बच्चों स्लोप वेलोसिटी नहीं देगी, सो टेंजेंट ऑन y versus x, so tangent on y versus x gives us direction of velocity, ठीक है भाई। तो टेंजेंट ऑन y वर्सेस x गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे जहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं देगा ये, दिस विल ऑलवेज गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा और क्या देगा बच्चों, अगर मैं इस ग्राफ पे किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, जैसे मान लो तुमने इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दिया, सपोज दिस ये वाली लाइन क्या देगी बच्चों, ये वाली लाइन जैसे इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जो तुमने ज्वाइन किया ना, वो क्या देगी, तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना बच्चों, अगर इस डॉटेड वाली लाइन को जैसे मान लो तुमने यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, और इस वाले को बच्चों तुमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये डॉटेड वाली लाइन क्या देगी, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, एवरेज, वही एवरेज, तो क्या होता है बच्चों, होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। नहीं ये डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी, रुक जाओ एक मिनट, अरे ये वाली लाइन क्या देगी बच्चों, ये वाली लाइन, ये जो होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अगर आपने बच्चों किसी भी पॉइंट पे आपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दिया, तो एनी मतलब इनिशियल से इस पॉइंट से उस पॉइंट को तुमने ज्वाइन कर दिया ना, जैसे ए से लेके बी तक, तो ये क्या देगा बच्चों तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ए बी वेक्टर बच्चों क्या है, वैसे ए बी वेक्टर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो एवरेज वेलोसिटी आती है ना, वो बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल के बराबर होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल के बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों यहां पे कि दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो आपने किन्हीं भी दो पॉइंट को इस वाले ग्राफ पे ज्वाइन किया ना बच्चों, तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे देंगे, मतलब स्टार्टिंग वाला और फाइनल वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो या कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दो, ध्यान रखना
कि एक पॉइंट जैसे इससे तुमने इसको ज्वाइन किया, सपोज ना, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, तो यहां से पार्टिकल यहां तक गया है। ऐसे अगर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। अरे ये पाथ है, ये रास्ता है पार्टिकल का, तो रास्ते के दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो बच्चों आप यहां से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो, मतलब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो इस पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, उन दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पता कर सकते हो। और टेंजेंट ड्रॉ करके बच्चों क्या पता कर सकते हो तुम, टेंजेंट ड्रॉ करके आप लोग जो है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो दिस ग्राफ ओनली गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड नहीं देगा, ये ध्यान रखना, ये इससे मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा आपको ना। तो ये y वर्सेस x और ये दोनों ग्राफ समझ में आए बच्चों तुम्हें, y वर्सेस x और ये दोनों ग्राफ समझ में आए, y वर्सेस x और ये दोनों ग्राफ बच्चों समझ में आ गए तुम लोगों को। एक ऐसा पॉइंट जहां तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, एक ऐसा पॉइंट बता सकता है कोई मेरे को इस ग्राफ पे कि जहां तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो बच्चों, सेम हो। तो देखो बच्चों ऐसा पॉइंट इस पे ग्राफ पे मिल जाएगा हमें, कौन सा, जैसे ये वाला पॉइंट, जैसे यहां से ये है इनिशियल पोजीशन, इस जगह से उस पॉइंट तक अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, सुनना ध्यान से, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट है बच्चों, अगर तुम इस पॉइंट तक बात कर रहे हो तो इनिशियल से इस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी बच्चों, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा पॉइंट जहां तक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों। तो हमें टेंजेंट एक इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर टेंजेंट और उसको ज्वाइन करने वाली लाइन एक ही हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टू दिस पॉइंट विल बी सेम। आई बात समझ में। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट का अगर नामकरण करूं, बहुत डेप्थ इन डेप्थ बात है बच्चों, कोई नहीं पढ़ाता इन सब चीजों को। सो इफ दिस पॉइंट इज सी, सो सी इज द पॉइंट फॉर विच direction of average velocity, direction of average velocity from A to C and direction of instantaneous velocity at point C are same। ठीक है भाई, आर सेम। तो C is a point for which direction of average velocity from A to C and direction of instantaneous velocity at point C are same। ठीक है, ये चीज है, एरोडो के क्वेश्चन इनसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें बच्चों, ये एक्चुअल में रेक्टिलिनियर का वो पार्ट है जो आपको हर एक को पता रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें इतनी देर से जो मैंने समझाया ना बच्चों, उसमें से तुम्हें पता है सिर्फ 4 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, सिर्फ 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। जब भी तुम्हें एक्स और टी का ग्राफ दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, पोजीशन और टाइम का, तो सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन ऑफ टाइम का ग्राफ दे रखा होता है, तो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे ना, यू विल गेट द टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे, उस लाइन का जो स्लोप है आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देगा। पहला वाला काम खत्म। दूसरा ग्राफ बच्चों मैंने क्या सिखाया तुम्हें, y और x का ग्राफ, y वर्सेस x। y वर्सेस x पर किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और y वर्सेस x पर किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दोस टू पॉइंट। ये 4 पॉइंट ही तो समझाया यार इतनी देर से, सिर्फ ये 4 चीजें समझाई मैंने इतनी देर से। उम्मीद करता हूं ये चारों के चारों चीजें बच्चों समझ में आ जाएंगी। सर सी और बी के बीच में भी सेम होगा ना? नहीं, सी और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन अलग होगी,
सी और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन अलग होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें सी से बी तक एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो सी से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन लो, और बी पे इंस्टेंटेनियस होगी उस बी पे टेंजेंट का स्लोप, बी पे टेंजेंट अलग बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं अगर ये नहीं भी आया ना समझ तो बच्चों इसको एक्स्ट्रा ही कंसिडर करना, ये मेरी तरफ से दिया जाने वाला एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। एडवांस के लिए जो एक्स्ट्रा ज्ञान होता है ना वो है ये। चलो भाई अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, ठीक है। इसमें ग्राफ में बच्चों तीसरा केस, अब तुम लोगों को सब समझ में आएगा यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ से आगे वाली चीजें आपकी पड़ी हुई है, यहाँ से एक्चुअली पढ़ते हो आप लोग ना। तो थर्ड केस है बच्चों केस 3। अब इसमें होता है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन हो तो, ठीक है। v वर्सेस t ग्राफ गिवन है अगर आपको ना, सो इफ v वर्सेस t ग्राफ इज गिवन, ठीक है। क्या गिवन है बच्चों? v वर्सेस t ग्राफ अगर गिवन है। केस 3 है बच्चों v वर्सेस t ग्राफ अगर गिवन हो, v और t का ग्राफ गिवन हो। क्या क्या मिलता है बच्चों v वर्सेस t ग्राफ से? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना v वर्सेस t का, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या मिलता है बच्चों? एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर v वर्सेस t गिव्स अस, ये क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ एरिया is added without sign, it gives us, हाँ जी क्या देता है बच्चों? इट गिव्स अस डिस्टेंस। तो बच्चों हमें डिस्टेंस मिलती है फिर उससे ना, तो डिस्टेंस मिलेगी कब? एरिया अंडर दी v वर्सेस t गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। इसमें ध्यान रखना विद साइन आप रखते हो एरिया को, विद साइन ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया नेगेटिव, और अगर आप विदाउट साइन ले रहे हो बच्चों देन इट विल गिव अस डिस्टेंस। एरिया अंडर v वर्सेस t बच्चों हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है बच्चों? ओके और क्या होता है बच्चों यहां पे? हाँ, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है, v अगर कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है बच्चों कि अगर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? जीरो। मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व v वर्सेस t क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा टाइम और v का? ऐसा, ठीक है, या नीचे बनेगा नेगेटिव बनेगा। समझ रहे हो? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट होता है vt के बराबर। तो इसमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ बच्चों या तो ऐसा होगा या नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी तुम्हें। ये वाली बात समझ में आई? एक्स वर्सेस टी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? एक्स और टी का ग्राफ बच्चों ऐसा बन सकता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अगर कहीं और हुई तो एक्स वर्सेस टी बच्चों ऐसा जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? ये पूरा समझ में आया? इसी में बच्चों सब केस होता है क्या? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v क्या होता है बच्चों? u प्लस ए टी के बराबर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल u प्लस ए टी के बराबर होता है। फिर v और t का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, ऐसा
और ऐसा, ये होंगे बच्चों v वर्सेस t ग्राफ। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ये बनेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहां से स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ऐसे जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। एक रिलेशन और होता है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax। तो बच्चों v स्क्वायर और s का ग्राफ कैसा बनेगा? ये भी बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ ऐसा या ऐसा, ठीक है। v स्क्वायर और s का ग्राफ, v स्क्वायर और s का ग्राफ या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, ठीक है। a अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, a नेगेटिव होगा तो ऐसा बनेगा। ये सारे के सारे समझ में आए बच्चों। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यही होता है ना, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन होता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन होता है, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा। ये तो बन ही गया बच्चों, समझ में आया बच्चों यहां तक। ये वेलोसिटी और टाइम की सारी पॉसिबिलिटीज हो गई जो जो बन सकता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का अलग बन जाएगा बच्चों ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? फिर वो वेरिएबल आएगा। तो इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें कुछ ग्राफ बनते हैं बच्चों। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है ना तो कुछ अलग ग्राफ बनते हैं। और कई सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं फिर ना यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है बच्चों तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बच्चों देखो, एक तो ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। इन ग्राफ में क्या डिफरेंस है? थर्ड, अच्छा सच बताना, इतना डिटेल में आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है इन ग्राफ्स को? फोर्थ, ओवी टी, वी और ये टी, और कौन सी पॉसिबिलिटी बची? एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ना ऐसा बन जाए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फोर ग्राफ्स? दिस इज अ स्पेशल केस बच्चों, उसी में वेलोसिटी वाले ग्राफ में ही चल रहा है अपन जो है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसी में ये बनाया मैंने कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ऐसे बनेंगे ग्राफ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बच्चों वेलोसिटी का ये ग्राफ पॉसिबल है। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिनमें हमें कौन सा वाला ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये वाला, वो डिपेंड करता है यू की वैल्यू क्या है। यू की वैल्यू 0 होगी तो ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो ये रट्टा नहीं मानना है हमें, वो डिपेंड करेगा कि मैंने वी स्क्वायर को वाई मान लिया है, वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो वाई इंटरसेप्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो मैं तो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। जैसे इसमें 6 ग्राफ बनाए मैंने, तो ऐसा गंदा नहीं करना चाहता था। हाँ ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यू स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कभी नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट हो सकता है या फिर ऊपर ही रहेगा ये। तो वी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मैंने वहां पे नीचे जा सकता है क्या ये? अगर ए नेगेटिव है, एक मिनट ना बच्चों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा मुझे ना। अगर ए नेगेटिव है, हाँ तो मैं वी स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ ना, तो इससे बड़ा जब हो जाएगा ये तो हाँ, हाँ चला जाएगा। हाँ जी, एक मिनट उसको देखो यार, वी स्क्वायर नेगेटिव वाली जो कहानी आ रही है ना,
सो बेसिकली ये ग्राफ ऊपर ही निकलना पड़ेगा ना, फिर हमें इसको नीचे नहीं भेज सकते हम लोग ना। तो मान लो अगर किसी को आपने ऐसे करके वेलोसिटी दे दी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी, इधर की तरफ आपने एक्सेलरेशन दे दिया उसको, तो होगा क्या कि वो जाकर रुकेगा और रुक के फिर वो वापस आने लगेगा, तो v स्क्वायर है ना, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा फिर यहां से ना, जीरो होगी, जीरो होने के बाद बच्चों क्योंकि हम स्क्वायर को कर रहे हैं ना, तो नीचे जाएगा फिर वो ग्राफ ऐसे आके ऊपर निकलेगा। और एक मिनट ना, तो फिर हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो फिर जीरो आना चाहिए। ये कुछ गलती कर रहा हूँ बच्चों ना, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ इतनी देर से। इट वॉन्ट बी लाइक दिस। यहाँ के बाद क्या होगा, ये ग्राफ बच्चों उल्टा लौटेगा, समझ रहे हो? ये बहुत शानदार तरीका, मतलब पता लग गया जी ना। ये ग्राफ ऐसे जाएगा यहां तक और फिर डिस्प्लेसमेंट बच्चों घटने लगेगा, जैसे जीरो हो गई वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होने लगेगा, अब घटने लगेगा, उल्टा ही आएगा सेम तरीके से, ठीक है। फिर उल्टा चला जाएगा ऐसे करके ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव हो जाएगा और ये ग्राफ उल्टा भाग जाएगा, ठीक है। सही किया आपने, वहां पे बता दिया। तो ग्राफ बच्चों फिर उल्टा भाग जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ये वाली बात समझ में आई, इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता ना v स्क्वायर। पार्टिकल रुका, रुकने के बाद वो वापस आएगा, तो v का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो डिस्प्लेसमेंट जरूर नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, वो जहां से चला था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वहां वेलोसिटी उतनी हो जाएगी लेकिन उल्टी हो जाएगी, फिर वो पीछे की तरफ चलता जाएगा। समझ गए बच्चों? ओके। अब इन ग्राफ में क्या है बच्चों, इस वाले ग्राफ में खास बात पता है क्या है, इनिशियली टेंजेंट जो है ना बच्चों नॉन जीरो है यहाँ पर ना इनिशियली, तो यहां पे एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू जीरो नॉन जीरो है और कुछ फाइनाइट होगा। तो अगर किसी का एक्सेलरेशन इनिशियली फाइनाइट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इनिशियली कुछ एक्सेलरेशन है फाइनाइट है, मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, और एक्सेलरेशन आगे जाने पे बच्चों देखो इसका स्लोप घटता जा रहा है, टेन थीटा घटेगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है एंड स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन फिर भी देखो, तुम देख रहे हो वेलोसिटी फिर भी बढ़ रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जब तक वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसकी स्पीड अप, उसे स्पीड अप करता रहेगा। तो देखो यहाँ पे स्पीड अप हो रहा है पार्टिकल, लेकिन उसका स्पीड अप होने का रेट कम है, स्पीड अप हो रहा है, तेज हो रहा है, लेकिन उसका रेट कम है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। देखो यहाँ पे अगर तुम छोटा सा इंटरवल लोगे ना, वहां पे जितना स्पीड में चेंज आया ना, आगे जाके देखोगे ना ऑलमोस्ट स्पीड कांस्टेंट हो गई, वहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये वाला केस समझ में आया? तो ये वो केस है जिसमें स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन होता है लेकिन एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चे वेलोसिटी ऑफ टाइम का, एक इस जगह पे देखना होता है हमें और आगे जाके देखना होता है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, इस जगह पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है, t इक्वल टू जीरो पे v एंड a आर अपोजिट टू ईच अदर, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर बच्चों, ठीक है यहां पे। और स्लोप एक्सेलरेशन इनिशियली नेगेटिव है और तुम देख रहे हो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, एक्सेलरेशन का है नेगेटिव लेकिन घटते घटते उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों यहां पे घट रहा है, ये वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है। ये कौन सा केस है बच्चों, ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे जाता है यहां से ना ऐसे। अच्छा, इसमें दो तरीके ग्राफ बन सकते हैं बच्चों ना, एक जाएगा ऐसा, एक जाएगा ऐसा। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, इसका स्लोप इनिशियली नॉन जीरो है, इसका जीरो है। ये डिपेंड करेगा कि अगर एक्सेलरेशन इनिशियली है या नहीं है, ठीक है ना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों। इनिशियली अगर एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ का यहाँ पे भी स्लोप दिखाई देगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन इनिशियली जीरो होगा ना तो ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर उठेगा। इसमें तुम देख रहे हो बच्चों स्लोप
इंक्रीजिंग है। तो इसमें बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है, उसके बाद नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें इनिशियली वेलोसिटी दे रखी थी एकदम, आपने पार्टिकल को बहुत तेज वेलोसिटी देके छोड़ दिया, लेकिन उस पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तुम देख रहे हो इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, टाइम के साथ बच्चों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। दीज आर दी ऑल द केसेस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बच्चों जब भी, मतलब इनसे बाहर क्या ही मिलेगा। अब आता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ग्राफ से बहुत इजी हो जाते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो इसी कैटेगरी में आते हैं बच्चों। तो इस थर्ड वाले केस को बच्चों इसी वेलोसिटी वाले में लिख लेना। व्हेन एवर इन एनी प्रॉब्लम ये ट्रिक है बच्चों जो मैं लिखा रहा हूं ना, अब ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। whenever in any problem total distance is given, total distance और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, acceleration during the motion is constant in magnitude for part of the motion otherwise it is zero. Always try to solve such problems such problems by velocity versus टाइम ग्राफ। ये लो भाई, जो कहते हैं ना कि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, वो ये ग्राफ होते हैं। ये पूरा निचोड़ है बच्चों उस कॉन्सेप्ट का ना, कब हमें ग्राफ लगाना है, कब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होते हैं बच्चों ना ऐसे क्वेश्चन। जब भी किसी प्रॉब्लम में बच्चों टोटल डिस्टेंस, जो भी मोशन हुआ है उसके दौरान टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आपको आइडिया हो, ठीक है, कि इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, ये मोशन के दौरान हुआ है। और ड्यूरिंग दैट मोशन या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ना कहा कि यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट हुआ, फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर रिटार्ड हुआ, लेकिन पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप उसका ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों ना, इस ट्रिक पे हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व ना, लेकिन अभी हमारा पार्ट बच्चों रह गया है। क्या रह गया बच्चों? अब रह गया केस 4। 3 केस हुए ना, तो केस 4 रह गया है। क्या था बच्चों केस 4? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है,
अरे डिलीट क्यों नहीं होता? अगर इन दोनों में से बच्चा कोई भी ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ए वर्सेस एक्स, तो बच्चों एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है ना, इसका एरिया अंडर दी कर्व क्या देता है हमें? कोई भी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एरिया अंडर दी कर्व बच्चों, एरिया अंडर दी कर्व ए वर्सेस टी gives us change in velocity। ठीक है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चों में? चेंज इन वेलोसिटी। एक ग्राफ होते हैं बच्चों ए वर्सेस एक्स और डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस एरिया अंडर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पता होगा कि ओवी डीवी बाई डी एक्स ये ए के बराबर होता है, ओवी डीवी इक्वल टू ए डी एस इंटीग्रेट वी स्क्वायर बाई 2 माइनस का यू स्क्वायर बाई 2 गिव्स अस एरिया अंडर ए वर्सेस एस। ठीक है, ये दो चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। बात बाकी तो बच्चों ग्राफ से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा ग्राफ की कहानी। ठीक है, इतनी डिटेल में शायद ना पढ़ी हो आप लोगों ने पहले, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको इतनी डिटेल में ही मिलेगी। डन बच्चों, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। डन भाई, खैर ये यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? अब बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन ना। तो दिस इज अ इरिडो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां से सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब जितना मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है। वैसे तो अभी और भी करा सकता हूं मैं इस पे कॉन्सेप्ट, तो पर वो कभी खत्म नहीं होंगे बच्चों ना, कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होते।
A car starting from the rest first move with an acceleration of 5 meter per second square for some time, and then after moving with a uniform speed for some time starts decelerating at the same rate to come to rest in total time of 25 seconds. If the average velocity of the car over the whole journey is 20 meter per second, for how long does it move with a uniform speed? So this question can be solved very easily using a graph method. ठीक है? So हमें क्लिक कैसे करेगा कि किस क्वेश्चन में हमें ग्राफ यूज करना है, किस क्वेश्चन में हमें ग्राफ मेथड यूज नहीं करना है. ठीक है? एक मिनट बच्चों ना, बस कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना. डन. ओके, चलिए भाई. अब देखो क्वेश्चन में क्या पहचानेंगे. पहले मैंने क्या देखा इसमें कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है? ओके. फिर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0. स्टार्ट डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट, उसी से रिटार्ड हो रही है, मतलब अगेन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. ठीक है? टोटल टाइम इज गिवन 25 सेकंड, मोशन का पूरा टाइम गिवन है. इफ द एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. सो दिस इज गिवन डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, which is time into this. So 20 into 25 मीटर. मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट पता हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफ मेथड. सो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों ये एरिया अंडर और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अच्छा, हमने यही क्यों कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए? बिकॉज हम उस केस में एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आएगा. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन लीनियर आता है बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस का 80. हम उस ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे. अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, टाइम का फंक्शन दे दिया, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लीनियर नहीं आएगा, फिर उसका एरिया वेरिया फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. That's why we use this method in case of constant acceleration, या जीरो एक्सेलरेशन हो, या रिटार्डेशन कांस्टेंट रेट से हो रहा हो, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो, तो हम ग्राफ बना के तुरंत एरिया से हम उसको सॉल्व कर लेंगे. आई बात समझ में? कब लगाते हैं टेक्निक, ये ट्रिक कब लगाई जाती है बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं इसका बनाता हूं 25 सेकंड के लिए, पहली बात बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. ठीक है? इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे. पहले एक्सेलरेशन क्या है बच्चों?
पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 के बराबर, तो वेलोसिटी ऐसे लीनियरली बढ़ी होगी। तो v और टाइम का ग्राफ बच्चों हम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, पहले जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू यू प्लस का at के बराबर। u क्या था बच्चों, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी बढ़ी, मान लो इस टाइम को बोल दिया आपने t नॉट, और ये हो गई बच्चों कुछ वेलोसिटी इसकी ना, मान लो v मैक्स हो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, ठीक है, और फिर सेम रेट से रिटार्ड कर रहा है, सेम रेट से रिटार्ड करके बच्चों रुक गया, ठीक है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बच्चों सेम रेट से हो रहा है, मतलब रुकने में भी जो इसको टाइम लगेगा वो टी नॉट के बराबर ही लगेगा। पूरा टाइम कितना बच्चों, 25 के बराबर, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 25 माइनस का टी नॉट के बराबर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वाली बात समझ में आई। यही टाइम हमें पूछा है, दे हैव आस्क्ड कि कितने टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इसका एरिया बच्चों, पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, विच इज 20 इंटू 25, 500 के बराबर। आई बात समझ में, पूरा एरिया इसका 500 के बराबर होगा। अब एरिया कैसे पता करेंगे बच्चों, क्या मैं वीमैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं, तो टी की वैल्यू जो टी नॉट है उस टाइम पे जो वेलोसिटी उसको वीमैक्स बोला है, तो वीमैक्स आएगा बच्चों, u तो 0 के बराबर है, a 5 के बराबर है, तो ये वीमैक्स बच्चों इस फॉर्मूले में रख के 5 टी नॉट के बराबर आ गया। सो दिस हाइट इज 5 टी नॉट, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 25 माइनस का 2 टी नॉट के बराबर। अब सुनना इसका एरिया कैसे लिखते हैं, पूरा एरिया जो आएगा ना बच्चों इसका 500 के बराबर आना चाहिए, हाफ ये पैरेलल वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस विच इज 5 टी नॉट इनटू ये पैरेलल वाली लाइन का सम, तो 25 माइनस का 2 टी नॉट, और ये वाली साइड तो बच्चों 25 के बराबर होगी। देखो 20, 5, 4, 2 टी नॉट का स्क्वायर 25 टी नॉट प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देख रहे यही आएगा क्या, टी नॉट इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस का बी स्क्वायर 625 माइनस 64 डिवाइड बाई 4। कोई मिस्टेक, अरे ये गलती कर दी ना मैंने यहाँ पे, एरिया लिखने में गलती कर दी बच्चों, प्लस सम होता है यहाँ पे ना, प्लस का 25 ये आता है, बहुत सारी गलतियां कर दी फिर तो। 500 तो ये 100 हो जाएगा, और देखो उधर भी कट जाएगा वो ना, तो यहाँ पे आ रहा होगा 25 माइनस का, तो ये 2 से उड़ा देना, तो यहाँ बचेगा 25 माइनस का टी नॉट, तो टी नॉट का स्क्वायर माइनस का 25 टी नॉट प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों टी नॉट इज इक्वल टू 25 625 माइनस का 400 डिवाइड बाई 2, टी नॉट इज इक्वल टू 25 माइनस का प्लस का 15 और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, एक तो आएगा 20, ठीक है, एक आएगा बच्चों तुम्हारे पास 5,
क्या मैं टी नॉट की वैल्यू 20 सेकंड ले सकता हूँ? 20 प्लस 20 ये तो टोटल 25 सेकंड है, तो 20 इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली वो 20 क्यों आ रही है उसके कारण भी बताऊंगा। 5 पॉसिबल है, 5 5 10 और बीच वाला टाइम आ जाएगा बच्चों 15 सेकंड, दिस विल बी 15 सेकंड। अब कहोगे 20 वाला क्यों आया सर? 20 वाला बच्चे इसलिए आया, वो ये वाला टाइम आया है, इधर 5 और ये 20, ठीक है, वो उस वजह से उसने दो वैल्यू निकाल के दे दी है। सिमेट्रिक है ना ग्राफ थोड़ा सा, उसकी वजह से आ रहा है। तो 5 सेकंड टी नॉट की वैल्यू आई। ग्राफ की बात समझ में आई बच्चों तुम लोगों को कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से बनाता हूं जो मुझे पहले ही बना देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर वॉट एवर यू कॉल इट, 2 या 3 जो भी बोलना है, ठीक है। विच ऑफ द 4 ऑप्शन, which of the 4 options which of the 4 options of graph of motion of a particle are possible, is are possible, ठीक है। आपको बच्चों 4 ऑप्शन दूंगा मैं, जिनमें से कौन सा वाला ग्राफ पॉसिबल है मोशन का। एक ग्राफ दिया बच्चों आपको, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। एक ग्राफ दिया आपको, पोजीशन वर्सेस टाइम। एक ग्राफ दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, एक ग्राफ दिया आपको, हाँ जी, कौन सा वाला पॉसिबल है बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को।
कुछ हमारे साथ पहली बार बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। Which option is possible? A and C. सूरज का आंसर है सी। सो देखते बच्चों कौन सा वाला इसका सही होगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। व्हाई? डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। कांस्टेंट हो सकती है, घट कभी नहीं सकती। ये कह रहा है बड़ी फिर घटी। डिस्टेंस इट इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस बच्चों कभी भी नीचे नहीं आएगी। हाँ, यहां जाके कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ेगी हमेशा, हमेशा बढ़ेगी। इवन अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता ना तो पता है इसका डिस्टेंस ग्राफ कैसा बनता। यहां तक तो ये रहता, फिर ये ऊपर वाला पार्ट ना ये ऐसे जाता, फिर ये और बढ़ता जाता, मतलब ना ये फ्लिप हो जाता उसके ऊपर ना। ये नहीं हो सकता। एक टाइम पे पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता। पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजीशंस एट अ टाइम। ठीक है भाई, दो पोजीशन नहीं हो सकती इसकी एक टाइम पे, ठीक है। भगवान नहीं है, एक ही टाइम पे दो जगह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। स्पीड टाइम ग्राफ कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके साथ एक प्रॉब्लम है। मान लो पार्टिकल जो है ऐसे चल रहा था, इसकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, ठीक है ना। इस वाले केस में ये स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, फाइनली रुक गया। यहाँ वेलोसिटी होगी जीरो, ये वाला पॉइंट। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हुई है। वी नेगेटिव मतलब इधर आना चाहिए था। तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना चाहिए था, फिर उसके बाद घटना चाहिए था। ये ग्राफ इधर जा ही नहीं सकता, ये ग्राफ ऐसे आएगा इधर इधर। दिस पार्ट इज नॉट पॉसिबल। ऑल आर रॉन्ग, all the options are incorrect. आई बात समझ में? ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया तुम्हें कि इसमें? हाँ, अगर ये डिस्टेंस होता ना बच्चों, डिस्टेंस, तो ये सही होता। ये सही होता इफ s represents the distance, then it would be right, correct। ठीक है, अगर v और
डिस्टेंस का ग्राफ होता तो सही होता। सारे के सारे केसेस आगे बच्चों इसमें कवर हो गए। लेकिन सर स्पीड वर्सेस टी ग्राफ डिस्टेंस देता है, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस पार्ट कैन नॉट बी देयर, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे है कि ऐसे। दिस कुड बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता था, ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं होगा। ये वाला तो नहीं होगा कम से कम ना। समझ में आया बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A point mass start moving in a straight line with a constant acceleration a. At a time t1, after the beginning of the motion, the acceleration changes sign, remaining same in the magnitude. Determine the time t from the beginning of the motion in which the point mass returned to the initial position. So a point mass start moving in a straight line with a constant acceleration a. t1 टाइम के बाद उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये मुझे कैसे इंडिकेट करेगा कि इसे ग्राफ से सॉल्व करना है। दे आर आस्किंग कि पॉइंट मास रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन इज सेम एज पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन। ठीक है भाई, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होगी बच्चों? सेम हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब हुआ कि एरिया अंडर v वर्सेस t शुड बी इक्वल टू जीरो। ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन को खत्म करो। पहले एक्सेलरेशन ए था t1 टाइम तक, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं बच्चों अपन। तुम समझ में आ रहा है भाई तुम लोगों को कैसे मैं सोच रहा हूं? तो तुमने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर पहले एक्सेलरेशन ऐसे था, मतलब पॉजिटिव था मान लो, अब एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, एरिया जीरो करना है मुझे, तो ऐसे जाना ही पड़ेगा, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा लंबे टाइम तक। ये है बच्चा टाइम t1,
v, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन a था, तो तुम्हें पता है कि v इक्वल टू u प्लस का at, u कितना था बच्चों 0, तो v कितना हो गया बच्चों a t1 के बराबर, तो ये a t1 के बराबर हो गया बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बच्चों, वो एक्सेलरेशन देता है। मान लो अगर ये एंगल थीटा था, तो ये अगर थीटा था तो बच्चों ये भी थीटा ही होगा, बस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बच्चों, तो स्लोप का बस साइन चेंज होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। इस वाली लाइन का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप मैग्नीट्यूड में बराबर रहना चाहिए, तो टेन थीटा, ये थीटा ही रहेगा। तो हमने कहा कि मान लो यहां पे इस जगह पे जाके इस टाइम को लिख देते कुछ टी डैश, इस जगह पे जाके क्या हो रहा है, एरिया ये नेगेटिव एरिया हो गया और ये हो गया बच्चों पॉजिटिव एरिया, दोनों का सम क्या आना चाहिए 0 के बराबर। ये अगर एंगल थीटा के बराबर है, तुम्हें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर स्लोप ऑफ दिस एक्सेलरेशन होता है। तो क्या आप ये टेन इसको ए इंटू टी डैश लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे इसमें भी तो टेन थीटा जो है ए के बराबर होगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा ए टी डैश के बराबर। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों सेम होने चाहिए। अगर ये टाइम t1 के बराबर है बच्चों, तो ये वाला टाइम भी तो t1 के बराबर ही होगा। अरे जितने टाइम में वेलोसिटी अटेन की उस सेम रेट से रिटार्ड कर रहा है, तो उतने टाइम में जीरो होगी वेलोसिटी। तो बस डिस्प्लेसमेंट मुझे जीरो करना है, मतलब एरिया जीरो करना है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल जिसका एरिया है हाफ 2t1 into at1, this would be equal to that triangle area half t dash into at dash। हाफ से बच्चों हाफ उड़ा देंगे, इससे ये उड़ जाएगा, तो t डैश की वैल्यू आ जाएगी √2 t1 के बराबर। टोटल टाइम आ जाएगा बच्चों 2t1 प्लस का √2 t1 विच इज t1 2 प्लस का √2। डन। देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस बट आई थिंक अब टाइम नहीं है, ऑलरेडी 5:45 बज चुके हैं, और अभी मेरी बिट सेट में भी क्लास है निशांत सर की ऐप पे, तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो अब आपको बच्चों अगला वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, विच इज द एक्सरसाइज 1, मतलब कंप्लीट 1 का जेई मेन और 1 पूरी करनी है, और आपको बच्चों सब्जेक्टिव वाला कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव कंप्लीट करने, एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करनी है। परसों इसकी क्लास है बच्चों, उस क्लास में इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। परसों वाली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं है मेरे सारे जितने मैं क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों वो पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि डीपीपी दे दूंगा और उनके सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उस डीपीपी में आपके पास लिंक होंगी, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। हम डिस्कशन बच्चों इतने का ही कर पाएंगे, एक्सरसाइज 1 हो पाएगी डिस्कस और सब्जेक्टिव हो पाएंगे डिस्कस, ठीक है। तो डीपीपी अटैच कर दूंगा मैं और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए भाई आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। चलो।